नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उत्तरांचल ज्ञान सोलह में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत सही चल रही होगी। हिस्ट्री की सीरीज़ में हिस्ट्री के जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं पुराने एग्ज़ाम के, उसमें ये आपकी अगली सीरीज़ है। 41वां प्रश्न है। 1757 में जो बैटल ऑफ डैश हुआ था, तो हमें ये बताना है कि कौन सा बैटल हुआ था जिसके बाद जो ब्रिटिशर थे उन्होंने पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति अपने हाथों में ले ली थी। ठीक है, तो आपको पता होगा राजनीतिक सत्ता कब आई थी और पूर्ण तरह से वास्तविक सत्ता उनके हाथ में कब आ गई थी। तो ये दो युद्ध हुए थे, दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था आपका? वो हुआ था क्या? आपका बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 1757 में आपको कौन सा युद्ध हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी। PLASSEY। तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ था कि पॉलिटिकल जो सत्ता है, राजनीतिक सत्ता जो है, वो अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई थी। अगला प्रश्न है आपके सामने। डैश वॉज अवॉर्डेड द केसरी हिंद। 1915 में केसरी हिंद की जो उपाधि है वो किसे मिली? तो आप सबको पता है 1915 में गांधी जी को मिली थी। ठीक है, ये क्यों मिली थी? जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जब वो रहे थे उस टाइम पर उन्होंने कुछ काम किए थे, तो उसमें से उन्होंने एक एम्बुलेंस सर्विस चलाई थी। ठीक है ना, तो उस चीज़ के लिए उनको ये मिले थे। वो जो अ, ये विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में जो लोग मारे जा रहे थे, तो उनको लिए फिर उस टाइम पे जो घायल हो रहे थे, तो एक एम्बुलेंस सेवा वहाँ पर उन्होंने रहकर उस पर कार्य किया था। तो इसके लिए उनको केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है इसमें कि जब आपका जलियांवाला बाग कांड हुआ था, तो जलियांवाला बाग कांड के बाद महात्मा गांधी ने ये मेडल को लौटा दिया था। ठीक है ना, खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में उन्होंने इस चीज़ को वापस कर दिया था। तो अगला प्रश्न है आपके सामने। आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो कब शुरू हुआ? तो आप सबको पता होगा 1920 में। ठीक है, किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहते हैं? तो आप सबको पता है ये दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। ठीक है, चलिए एक एक महत्वपूर्ण इनके बारे में तथ्य आपको याद रखना है। वो क्या रखना है कि ये 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट होने वाले, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट होने वाले फर्स्ट एशियन बने। क्या बने? फर्स्ट एशियन। ठीक है, कब? 1892 में। यह आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है। श्रीरंगपट्टनम फोर्ट कहाँ है? तो आपको बताना है श्रीरंगपट्टनम फोर्ट कहाँ है। श्रीरंगपट्टनम फोर्ट जो है एक हिस्टोरिकल फोर्ट है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक किला है। ठीक है, ये कहाँ है? कर्नाटका राज्य में। ठीक है ना, ये कहाँ है? कर्नाटका राज्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब देखिए, ये प्रश्न आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, अब वो कंफ्यूज हो सकते हैं। ऑप्शन है आपके मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विजय लक्ष्मी पंडित और राजकुमारी अमृता कौर। तो जब इस तरह से ऑप्शन आते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और होता है ऐसा, सबके साथ होता है। और कुछ लोग इसको लिंक करके या रिकॉल कर सकते हैं। लिंक क्या मतलब, अगर पढ़ा है तो आप इसको रिकॉल कर सकते हो, यहाँ पे तो कोई ऐसा लिंक नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको पता होगा अबुल कलाम आज़ाद क्या मंत्री बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या विभाग दिया था, विजय लक्ष्मी पंडित को क्या विभाग दिया था। ठीक है ना, अगर इन तीन का पता है तो आप, या इन चारों में से किसी तीन का पता है तो आप किसी एक को काट सकते हो। तो यहाँ पर सही आंसर कौन है? राजकुमारी अमृता कौर। ये पहली स्वास्थ्य मंत्री थी भारत की, उन्होंने 10 साल तक सेवा करी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला अच्छा प्रश्न है कि इन इन द फेमस रोहिल्ला वॉर इन ईयर 1774 द रोहिल्लाज वर डिफीटेड बाय द नवाब ऑफ अवध नेम्ड। तो जो रोहिल्ला युद्ध हुआ था उसको किस अवध के नवाब ने रोहिल्लाओं को हराया था? ठीक है, तो आपको पहले क्या याद रखना है कि रोहिल्ला वार कब हुआ था। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये है। तो रोहिल्ला वार कब हुआ था? 1773 से लेकर 74 तक। पहली चीज़ तो ये याद रखनी है। ठीक है, दूसरी चीज़, इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था शुजा उद दौला ने। इसका नेतृत्व किया था शुजा
DAULA, शुजाउद्दौला। ठीक है, तो याद रखना है। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? शुजाउद्दौला ने। ठीक है, किसके बिहाफ में, किसकी तरफ से? मुग़ल एम्पायर की तरफ से। ठीक है ना। ये अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर डिड द कन्वेंशन ऑफ वडगांव टेक प्लेस? तो एक वडगांव का युद्ध हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। तो ये वडगांव का युद्ध कब हुआ था, इसका ये पहले तो आपको ये पढ़ना है। ठीक है, हुआ क्या था ना, जब आपका ये आपका अंग्रेज़ यहाँ पर थे, तो एक किस्म से क्या हो रहा था कि अंग्रेज़ और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था, आपको पता होगा। ठीक है, तो एक बड़गांव का युद्ध हुआ था। तो बड़गांव का युद्ध हुआ तो उसमें अंग्रेज़ों की बुरी तरह हार हो गई, मराठों ने उनको बुरी तरह हरा दिया। तो उसके बाद बड़गांव की संधि हुई, एक समझौता हुआ बड़गांव का। तो ये कब हुआ? 1789 में, 1779 में, 1779 में। तो ये कब हुआ था? जो ये कन्वेंशन ऑफ वडगांव जिसको हम लिखा है, इनकी वडगांव की संधि समझौता जो हुआ था, ये कब हुआ था? 1779 में। तो ये आपको ये याद रखना है। ठीक है, एक कब हुआ था? ये हुआ था जो प्रथम मराठा युद्ध हुआ था, फर्स्ट, जो आपका प्रथम मराठा जो आपका युद्ध हुआ था, उस टाइम पे हुआ था। ठीक है ना। तो 1775 से लेकर 1782 तक आपका प्रथम मराठा युद्ध चला। ठीक है, तो ये जो आपके अंग्रेज़ है, अंग्रेज भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी ओर से कर्नल कॉकबर्ग और मराठा के बीच में ये संधि हुई। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। तो एक युद्ध हुआ था बड़गांव में, तो उसमें क्या था, मराठों ने बुरी तरह हरा दिया था अंग्रेजों को। तो फिर ये बड़ा एक शर्मनाक और अपमानजनक संधि हुई थी। तो इस संधि के तहत क्या था, तो जो अंग्रेज़ों ने जो इलाके हथियार रखे थे पहले, उनको वापस करना था। ठीक है, और कुछ अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया था। तो ये कहा गया कि जब तक अंग्रेज इन शर्तों को नहीं मानते हैं समझौते, तब तक हम उन अंग्रेज़ों को जो भी उन्होंने बंदी बना रखे थे उनको वापस नहीं करेंगे। तो ये बड़ा ही शर्मनाक था। जो वॉरेन हेस्टिंग ने इसकी सारी संधियों को, मतलब सारी इस समझौते को मानने से मना कर दिया था। और इसका एक स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। तो उसने एक चीज़ बोली थी, उसने बोला था कि जब मैं बड़गांव समझौते की धाराओं को पढ़ता हूँ तो मेरा सिर लज्जा से झुक जाता है। ठीक है, तो उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इसकी जानकारी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक कोट है, बॉम्ब्स एंड पिस्टल डू नॉट मेक रेवोल्यूशन। बम और पिस्तौल और बम से जो है क्रांति नहीं होती। द स्वॉर्ड ऑफ रेवोल्यूशन इज शार्पन ऑन द वेटिंग स्टोन ऑफ आइडियाज़। जो आपका रेवोल्यूशन होता है, जो आपका क्रांति होती है, उसकी जो तलवार होती है, उसको जो आपके आइडियाज़ होते हैं, विचार होते हैं, ठीक है, उन विचारों के पत्थरों पर उसकी तलवार को धार दी जाती है। तो क्रांति जो होती है विचारों से आती है, इसका भाव ये है। तो क्रांति ये नहीं कि आप डरा धमका के पिस्टल या बम के उस पर ले आओ। तो क्रांति आती विचार से, विचारों से पनपती है। तो ये स्टेटमेंट किसका था? आप सबको पता होगा, ये फेमस स्टेटमेंट किसका था? भगत सिंह का। ठीक है, तो जब उन्होंने सेंट्रल असेंबली हॉल में 1929 में बम गिराया था, कब गिराया था? 1929 में। तब उन्होंने ये कहा था। आपको पता है उन्होंने बम क्यों गिराया था? उन्होंने सिर्फ एक धमाका करके अपनी बात पहुंचाने के लिए इन्होंने ऐसा किया। ठीक है ना, तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। अगला प्रश्न है, फिर एक कोट है, द शॉट्स दैट हिट मी आर द लास्ट नेल्स टू द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो वो आपको पता होगा ना कि ये, मैं चलो बता ही देता हूँ। लाला लाजपत राय ने, क्या कहा था? उन्होंने बोला था कि मेरे सिर पर लाठी की एक एक चोट जो है वो ब्रिटिश शासन की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। तो वो ये पंक्ति किसकी थी? लाला लाजपत राय की। ठीक है, और ये उस समय इनका एक फेमस कोट था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है ना। तो साइमन कमीशन का विरोध करते समय जब सरकार ने लाठी डंडों का से मारना शुरू किया था, तो इनके सिर में चोट आ गई थी। फिर बाद में भगत सिंह लोगों ने इसका बदला ले लिया और सॉन्डर्स की हत्या हो गई। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपको
ऐसे कहानी को लिंक करके पढ़ते रहना, रिवीजन करते रहना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे आज के 10 प्रश्न थे, ये समाप्त होते हैं। आप में से मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों को इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं आते होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको सारे आते होंगे। तो आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपको आते थे और कितनी चीज़ें आपको सीखने को मिली। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, इससे प्रेरणा मिलती है। और आपके सामने लाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब तक अंदर से आप लोगों की तरफ से कुछ सकारात्मक रुख नहीं मिलेगा, प्रेरणा नहीं मिलेगी, तो फिर अपने अंदर से भी वो शक्ति नहीं आती है करने की। ठीक है, चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।